नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। खराब लिंगानुपात से लड़ रहा हरियाणा, और इस बीच एक और बात जो सामने आई वो ये कि अब इस खराब लिंगानुपात से के सॉल्यूशन निकालने के चक्कर में एक और गड़बड़ी हो रही है। आज उसकी करेंगे बात। भाई, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, आपके बेटे से कर रहा हूं, तो आप अपनी बेटी हमारे घर भेज दो, मेरे बेटे से शादी करा दो। ये सिस्टम एक नया डेवलप हो रहा है। इस सिस्टम की बुराइयां क्या है, कमियां क्या है, खराबियां क्या है, नुकसान क्या है, चर्चा इसी पे करेंगे। और यह सिस्टम कितना जायज है, कितना नाजायज, बात इस पे करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। देश में खराब लिंगानुपात में सबसे आगे रहने वाले हरियाणा की हकीकत से तो सभी वाकिफ हैं, जिसका असर अब खुलकर शादी विवाहों के मामले में देखने को मिल रहा है। लड़कियों की कम संख्या, अशिक्षा, लैंगिक असमानता और बढ़ती आबादी के साथ साथ कम होती जमीन का असर अब युवाओं के जीवन पर पड़ रहा है। बेटी देने और बहू लेने की परंपरा के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2010 में अदला बदली के 4 मामले आए, तो साल 2015 में अब तक 27 मामले सामने आ चुके हैं। कई गांवों में स्थिति 985 तक पहुंच चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कई इलाकों में लिंगानुपात सुधरा भी है। 1000 लड़कों पर 854 लड़कियां बढ़कर अब 871 तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन इन आंकड़ों का रिजल्ट 20 साल बाद ही देखने को मिलेगा, जबकि अदला बदली के बढ़ते मामलों से फिलहाल के लिए प्रदेश के कुंवारों के भविष्य पर लटकता संकट खत्म हो गया। लेकिन कम उम्र में शादी युवाओं के शारीरिक विकास के साथ साथ प्रदेश के विकास पर भी सवालिया निशान लगा रहा है। बेशक प्रदेश में लड़कियों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन प्रदेश के कुंवारों की शादी से संबंधित समस्या का हल भी जल्द से जल्द ढूंढना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जब लिंगानुपात की बात होती है, जब इस तरह से लड़कियों की कमी की बात होती है और सियासी गलियारों में आप झांकते हैं, तो ओपी धनखड़ का वो बयान याद आता है। क्या था वो बयान, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे हैं ऐसे एक एक गाँव में 150 से 150, 200 लड़के जो दुल्हनों से वंचित हैं। और मैं तो ये भी कह रहा था, जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र में घूम रहा था, हर गाँव में बता रहे थे बिहार से ला रहे हैं जी, वहाँ से ला रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस दिक्कत को भी ठीक करेंगे। सुशील मोदी भी मेरा यार है, रिश्ते कराएंगे तो ढंग से कराएंगे, ये वैसे लेना देना छुड़वा देंगे, से बाहर से लाओ से यहाँ। चलिए, तो समस्या है कि लड़कियों की कमी है। अब इस समस्या के बाद और कितनी समस्याएं इस एक समस्या से शुरू होती हैं और इसके लिंक्स कहां तक जुड़े हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। एक स्वैपिंग की समस्या की हमने बात कर ली, साथ ही साथ बाल विवाह की समस्या भी बढ़ती जा रही है। साल 2010 में 4 मामले सामने आए थे, लेकिन 5 साल में ये मामले तेजी से बढ़े हैं और अब तक 27 मामले ऐसे जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जहां ये स्वैपिंग वाला सिस्टम है। किसी घर की बेटी की शादी उसकी भाभी के संबंधी के घर में हो जा रही है, भाई अपनी शादी के एवज में ससुराल में ही वादा कर देता है। मतलब बहुत तरह की जो सामाजिक कुरीतियां हैं, क्योंकि हिंदू समाज में इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया गया है पिछले काफ़ी वक्त से, लेकिन ऐसा अब होता नज़र आ रहा है कि भाई बहुत करीबी रिश्तेदारों में ही शादियां होने लगी है। लेकिन इस बीच ये भी है कि सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं से थोड़ा लाभ होता जरूर नजर आ रहा है, लिंगानुपात में सुधार हो रहा है, लेकिन इस सुधार का असर 20 साल के बाद देखने को मिलेगा। ऐसे में अभी की स्थिति के हिसाब से क्या हो, इसको कैसे मंजूरी दी जाए और इसको समाज कैसे एक्सेप्ट करे, ये बड़ा मसला है और बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, जींद में पिछले 10 साल में पिछले साल की अगर हम बात करें तो 1000 लड़कों पर 854 लड़कियां थी। अक्टूबर तक बेटियों की संख्या 871 हो गई।
कई गांवों में संख्या 985 तक भी है। ये अच्छी बात है। लिंगानुपात के इस सुधार का नतीजा हालांकि 20 साल कम से कम मुझे लगता है इसका इंतजार करना होगा। ऐसे में अभी जो हालात हैं वो कैसे सुधरेंगे और इस एक कुरीति, एक कमी की वजह से और जो परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, और जो परेशानियां हो रही हैं और जो इससे जुड़ी हुई हैं, उनकी भी आज हम बात करेंगे। तो बाल विवाह के बढ़ते मामलों की हम चर्चा कर रहे हैं और साल 2010 में जो मामला सामने आया उसकी संख्या 4 थी। बीते 5 साल में हालांकि बहुत तेजी से यह मामला बढ़ा है और 27 मामले अब तक सामने आए हैं। लेकिन कई ऐसे मामले हैं जो सामने आते ही नहीं है, कई ऐसे मामले होते हैं जो पता ही नहीं चल पाता है। और ऐसे में इस समस्या से हरियाणा के लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। चलिए इस मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि हरियाणा को टीबी फ्री बनाने के लिए सरकार की तरफ से कोशिशें, समाज की तरफ से कोशिशों की बात होती है। ऐसे में सीधे गुड़गांव लिए चलते हैं जहां मेदांता अस्पताल में खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर और महानायक अमिताभ बच्चन मौजूद हैं। हरियाणा को टीबी फ्री बनाने के मिशन का आगाज हो रहा है। आज से टीबी फ्री हरियाणा मिशन की शुरुआत हुई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर और अमिताभ बच्चन भी मौजूद है। पहले चरण में 5 जिलों को शामिल किया गया है जिनको टीबी फ्री बनाने की कोशिश की जाएगी। टीबी से लड़ाई की दिशा में, टीबी जैसे खतरनाक बीमारी से लड़ने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए ये शुरू किया गया है और इसमें खुद महानायक अमिताभ बच्चन भी पहुंचे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और भी कई नेता जो हैं खट्टर सरकार के, वो भी वहां नजर आ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उम्मीद है कि ये कार्यक्रम जो शुरू किया गया है इससे आम लोगों को मदद जरूर मिलेगी। पिछले कई सालों से हमारा देश टीबी की समस्या से जूझता नजर आया है, टीबी के रोग से लड़ता नजर आया है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण कदम, महत्वपूर्ण फैसला और इसके जरिए जो है शायद टीबी से लड़ने में हम थोड़े और कारगर हो पाए। वापस अपने मुद्दे पर लौटते हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अशोक मलिक जी हैं, गठवाल खाप के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर सतबीर सिंह गुभाना, खाप नेता, ये भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मलिक साहब, पहले आपसे जानना चाहूंगा कि इस परिस्थिति को कैसे देखते हैं आप, कि पहले लिंगानुपात की समस्या और इससे कौन कौन सी बुराइयां, क्या बाल विवाह भी अब देख पा रहे हैं आप अपने आसपास की इसकी वजह से हो रहा है? देखिए, लिंगानुपात की जो आप कह रहे हो सबसे भयंकर समस्या समाज के अंदर, लेकिन हमने जो सभी खापों ने मिलकर पीछे एक अभियान चला रखा कई साल से कि वे जो भी गर्भ के भ्रूण हत्या करवाएगा, जो उसमें दोषी है, चाहे तो जिस डॉक्टर के पास ये काम होता है जो भ्रूण हत्या करता, तो डॉक्टर के खिलाफ भी हमने कहा उसके खिलाफ भी 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो करवाता है, जो करवाने वाला और उसको ले जाने वाला, उन पर भी ये 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि इसमें स्थिति में सुधार आए। और वो इस सरकार आने के बाद ये काफी स्थिति में सुधार हुआ है, क्योंकि पीछे जो जिस तरह ये डॉक्टर इस तरह के जो वो करते थे, वो बहुत काफी मामले इसमें पकड़े गए हैं और अब काफी सुधार है इसमें। मैं ये डॉक्टर साहब आपसे समझना चाह रहा हूँ कि एक जो ट्रेंड सा नजर आ रहा है कि अगर एक घर में एक बेटा और एक बेटी है तो वो सामने वाले के घर में शादी करते हैं और ये करते हैं कि आपकी बेटी को हम बहू बना लेते हैं, हमारी बेटी को आप बहू बना लो। ये कहाँ तक जायज है, कहाँ तक ठीक है आपके हिसाब से? ये हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। और हमारी खाप में या हमारे गांव में, देहात में मुख्यतः हरियाणा प्रदेश में इस तरह की परंपरा ना के बराबर है। ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि घर के आमने सामने की बेटी हो और आमने सामने का बेटा हो, उससे
रिश्ता कर लिया जाए, शादी की जाए, ऐसी हमारे यहाँ पर परंपरा नहीं है। तो इस परंपरा पर रोक लगनी चाहिए आपको लगता है? हाँ, इस पर रोक लगनी चाहिए। अगर कोई बच्चा इस तरह की गलती करता है तो उस पर रोक लगनी चाहिए। उसके हम पक्षधर नहीं है। ठीक है, पक्षधर नहीं है। मलिक साहब एक बात बताइए कि ऐसी परिस्थिति में जब ये स्वैपिंग की जब हम बात कर रहे हैं, मेरी बेटी आपकी बहू, आपकी बेटी हमारी बहू, ऐसी परिस्थिति में उम्र का भी लिहाज नहीं किया जाता और बहुत छोटी उम्र में ही इन शादियों को अंजाम दे दिया जाता है। आप ऐसे मामले आप अपने आसपास देख पा रहे हैं? देखो जी, एक आध जो डॉक्टर साहब से आपने पूछा था कि आमने सामने जो हमारी एक देश वाली बेल्ट है, जो देश वाली बेल्ट है उसमें हम जो गांव गुहांड और गोत्र छोड़ के शादी करते हैं। सीम शिमाड़ू गांव जो हमारे लगता है उससे शादियां नहीं करते हम। लेकिन जो हमारे से आगे जो जिनको बागड़ी जाट बोलते हैं ना, देश वाली बेल्ट से हटके वो गांव के गांव में भी शादी कर लेते हैं। उनके अपने एक गांव में 40-40 50 गोत्र हैं, लेकिन गोत्र वो भी छोड़ते हैं दो, वो भी 2 गोत्र छोड़ के शादी करते हैं। और हमारे यहाँ जो देश वाली बेल्ट में है गाँव, हम दूर दराज शादी करते हैं। और ये जैसे वेद में भी कहा, जो हमारे वेद शास्त्र उनमें भी पुरानी ये परंपरा है, जितनी दूर शादी होगी उतनी संतान भी मजबूत होगी और उसकी बुद्धि भी तेज होगी। इसलिए हम जो आर्य समाज जो पद्धति के अनुसार ही दूर शादी करते। और जो दूसरा आपने क्या बोला था? मैं ये कह रहा हूँ कि इस चक्कर में उम्र का भी नहीं देखा जाता है कि ये शादी के लिए एलिजिबल है कि नहीं। मिनिमम जो फिक्स किया सरकार ने एज, उसको भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये जो आप कह रहे, ये जो लगभग अनपढ़ जो यानी कि जो शिक्षा जिसने जो नहीं प्राप्त की होती, कोई भी किसी मतलब अनपढ़ता का कारण है मूल ये जो है उसमें, क्योंकि वो बच्ची का नाम लिखाया नहीं होता स्कूल में और वो जो उसका डेट सर्टिफिकेट जो भी है वो मिलता नहीं है। इसलिए कुछ आदमी जो गरीबी के कारण भी अपना ये कर देते, बस जल्दी शादी कर दो लड़की की अपने घर चाहे, वो उनकी मतलब एक अनपढ़ता के कारण होता सारा ये कुछ होता है। लेकिन लोग पढ़े लिखे जो सभ्य समाज जो आदमी वो ऐसा नहीं करते। ये इस परंपरा से लड़ने के लिए बहुत सारी योजनाएं, क्योंकि बाल विवाह को लेकर बहुत सालों से लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि इस सरकार ने ये शुरू किया या पिछली सरकार ने शुरू किया, बहुत सालों से हमारा समाज लड़ता आया है। ऐसे धीरे धीरे इसमें बदलाव भी आया, लेकिन अब भी हम उतने सक्सेसफुल, उतने कामयाब नहीं हो पाए। डॉक्टर साहब, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? किस बात का प्रश्न दोबारा दोहराइए जी? बाल विवाह के लिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, बाल विवाह के लिए मुख्यतः ये पहले ज्यादा हुआ करती है परंपरा। उसका कारण था कि अनपढ़ता, अशिक्षित रहना, और दूसरा कारण था गरीबी। अब इन दोनों में अंतर होता आ रहा है। शिक्षा के सत्र में भी हमारे बच्चे आगे निकल रहे हैं। पहले बेटी को और बेटे को अलग अलग नजर से देखा जाता था। बेटी को हीन भावना से देखा जाता था और बेटे को ज्यादा सम्मान दिया जाता था। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अभी खत्म होती जा रही है। हमारी बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रही है। तो बाल विवाह पर भी काफी अंतर हो गया है और उनके भ्रूण हत्या पर भी। ठीक है। हाँ, मलिक साहब एक बात बताइए कि जब हम बात करते हैं बाल विवाह की या खराब लिंगानुपात की, तो इस पर सियासत भी बहुत लंबे समय से होता रहा है। खासकर हरियाणा में लिंगानुपात पर हमने ओपी धनखड़ का वो बयान भी सुनाया। तो क्या इस पर सियासत करना ठीक है? क्या इस पर पॉलिटिक्स होती है? आप तो ज्यादा बेहतर बताएंगे, जमीन पर आप देखते हैं। देखो जैसा है, जैसे ये जो लिंगानुपात बिगड़ने के कारण हमारे जो धनखड़ साहब का बयान था कि कुंवारे बहुत रह गए लड़के, क्योंकि हमारे जो खेती तो रही नहीं। पहले क्या था, खेती बाड़ी पर निर्भर थे ज्यादा लोग। अब बहुत ज्यादा, एक बाप के 4 बेटे हुए, 4 के 4 हो गए, इस तरह करके जमीन हमारी बट गई। रोजगार है नहीं, नौकरी सरकारी मिलती नहीं, उसके कारण जो है सारा ये। अच्छा, फिर दहेज बीच में आ जाता है। भाई दहेज को एक ठीक हो दो, दहेज के कारण भी ये जो सारा सिस्टम बिगाड़ दिया था। तो मामला ये है, जो धनखड़ साहब भी कर दे, भाई मोदी सुशील से कहेंगे कि भाई जो बिहार से, बंगाल से, हम दूसरे स्टेटों से शादी करते थे जो हमारे बच्चे, वो ये सारा सिस्टम यही था। दहेज मामला, अनपढ़ता और भाई हमारी बेरोजगारी। ठीक है। रेणु डी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे है, अधिवक्ता है। रेणु जी, स्वागत है आपका। जी हेलो। रेणु जी, एक बात बताइए कि ये खराब लिंगानुपात की वजह से और भी कई सारी समस्याएं और भी कई बुराइयां जो है क्रीप इन करती नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे समाज में, हरियाणा में खासकर, घुलती मिलती जा रही है। जैसे स्वैपिंग की एक बात सामने आ रही है कि हम, मेरी बेटी को आप अपनी बहू बना लो तो आपकी बेटी को हम अपनी बहू बना लेंगे। ये कहाँ तक ठीक है?
बिल्कुल, ये सारी सिचुएशंस मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसमें। सोशल फैक्टर्स हैं जिसमें जो पूर्व में यानी कि पिछले 50 वर्षों में जो सोशल प्रैक्टिसेस, एविल प्रैक्टिसेस होती रही जेंडर के अगेंस्ट, वो उन सब के नतीजे देखिए अब निकल करके सतह पे दिख रहे हैं। ये कोई चीजें ऐसी नहीं हो रही है जो कि आज हो रही हैं या आज कोई चीज हुई या कल कोई चीज हुई उसके कारण हो रही है। ये वर्षों पुरानी जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हमारे समाज में रही, ये उन्हीं सब का नतीजा है। और आई थिंक हरियाणा न्यूज चैनल के माध्यम से मैं ये कहना जरूर चाहूंगी कि जो सबसे बड़ी आवश्यकता है इस वक्त, वो प्राइमरी स्कूल से लेकर के जूनियर हाई स्कूल लेवल तक लोगों को अब जेंडर के विषय में नए सिरे से एक समझ बनाने के लिए हमें पहल करनी होगी। और हरियाणा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वहाँ की जो जेंडर के जो कॉन्सेप्शंस हैं या जेंडर के बारे में जो आम आदमी की समझ है या आम औरत की समझ है, वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड रही है पूर्व में भी, और अब धीरे धीरे सुधर रही है। लेकिन जिस स्पीड से सुधरनी चाहिए उस स्पीड से नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यदि आप महिलाओं से भी अगर पूछें जेंडर के विषय में कुछ, तो वो स्वयं को सेकंड जेंडर बहुत आराम से मान लेती हैं। और एक बड़ा लेवल, एक बड़ा तबका ऐसा है जो आज भी महिला की इक्वलिटी में महिला होने के बावजूद भी एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं कर रहा है या बिलीव नहीं कर रहा है। तो ये सारे रीजन है जो आप बाल विवाह होते देख रहे हैं, लगातार बाल विवाह हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं, उसके पीछे भी ये रीजन है कि लड़की को आज भी बोझ माना जाता है। और माता पिता का ये उद्देश्य रहता है कि जितनी जल्दी लड़की वहाँ उनकी जिम्मेदारी से हट जाए। दूसरी चीज, शायद बढ़ता हुआ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के अगेंस्ट जो अपराध बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए कभी कभी आम गरीब आदमी को ऐसा लगता है कि घर में लड़की जवान होना भी उसके लिए एक कठिनाई है कि वो उसको कैसे संरक्षित करेगा या क्या करेगा। ये सारी जो मानसिकताएं मिलके टुगेदर एक ऐसा बड़ा चक्रव्यूह तैयार कर देती हैं समाज में, जहां पर कोख से लेकर के कब्रिस्तान तक औरत का अस्तित्व, औरत का एग्जिस्टेंस पूरी तरह से सवालों के घेरे में होता है। रेणु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। तो बहुत गंभीर समस्या है, समस्या एक और उस समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसलिए उस समस्या से निकलती कई समस्याएं हमारे समाज में प्रवेश करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में हमारा आपका क्या फर्ज बनता है और ऐसे में इन चीजों को रोकने में क्या कुछ हो सकता है, इस पर करेंगे चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रवि लोहान, बाल विवाह निषेध अधिकारी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं।
रवि जी स्वागत है आपका। नमस्कार सर। रवि जी एक बात बताइए कि बाल विवाह क्या इस वजह से भी हरियाणा में बढ़ रहे हैं क्योंकि लिंगानुपात बहुत बुरा है? हाँ सर, इसकी भी एक वजह है, लड़कियों की कमी है, इसलिए लोग छोटी उम्र में लड़कों के लिए लड़कियां ढूंढनी शुरू कर देते हैं। हाँ। तो इस वजह से भी बाल विवाह के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। हाँ। बाकी हमारे द्वारा बार बार लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है और जागरूकता शिविर भी लगाए जाते हैं और स्कूल कॉलेजों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं कि एक। अच्छा रवि जी एक बात बताइए कि एक मोटा मोटी अगर अंदाजा लगाएं तो अब तक आपने कितनी शादियां रुकवाई इस साल आपकी टीम ने? हमारे पास जींद जिले में अभी तक 28 मामले सामने आ चुके हैं। हाँ। जिसमें से हमने 17 शादियां रुकवा दी गई थी। हाँ। और 7 शादियां जो है वो लड़कियां बालिग मिली 18 साल से ऊपर। अच्छा। और बाकी 4 सूचनाएं झूठी मिली हमें। चलिए, मतलब 17 शादियां ऐसी आपकी जानकारी में आई जिसको रुकवाया आपने और वहाँ बाल विवाह हो रहा था? 17 शादी हमने रुकवाई है। हाँ। टोटल हमारे पास अभी तक 28 कंप्लेंट्स आई हैं। ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। मलिक जी एक बात बताइए, ये आंकड़ा भी आपने सुना, ये तो वो आंकड़ा है जो जानकारी में आया, कई ऐसी शादियां हो जाती हैं जो पता ही नहीं चलता है, कैसे रुकेगा? क्योंकि आप खाप के प्रतिनिधि हैं और खाप का हरियाणा में बहुत सामाजिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी। बार हम जैसे जब भी खाप पंचायत, हर खाप की सालाना में 2-3-4 बार पंचायत होती है समाज सुधार के लिए। हर पंचायत में ये होता है नाबालिग शादी ना करो, दान दहेज मत लेना देना बंद करो, डीजे जो वाहियात खर्चा ये बंद करो। देखो जो खापों का एक काम होता है वो एक समाज को दिशा देना होता है, बताना होता है कि भाइयों ऐसे मत करो। अगर फिर भी कोई इस तरह की जो करता है तो फिर ये हमारे जैसे भाई अधिकारी जी हैं भाई, ये फिर इनका काम ड्यूटी बन जाती है, वो पता चलता था आगे का काम ही होता है। हमारा काम है जी, हम किसी पर डंडा लेके तो थोप नहीं सकते, हम तो हाथ जोड़ के भाईचारे में उनको एक सलाह दे सकते भाई इस तरह का जो है समाज में जो है काम ना करो। हम देते सलाह, भाई मानना ना माना तो फिर समाज का काम है। ठीक है डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि ऐसे में जब अब मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको हम बहुत सालों से लड़ रहे हैं और इसमें कमी आई थी बीच में, लेकिन अब लिंगानुपात बुरा होने की वजह से जब जैसे ये आंकड़े बढ़ रहे हैं तो वही सवाल आपसे पूछूंगा कि खाप की क्या भूमिका होनी चाहिए? खाप की भूमिका मुख्यतः यही होती है कि हमारे सामाजिक तौर से हमारी जो समाज की परंपरा रही है, चौपाल में इकट्ठा होकर के और उनको अच्छे तरीके से समझा जाता है, दोनों परिवारों को बुलाया जाता है और उनको के ऊपर सामाजिक तौर से हल्का फुल्का दबाव भी बनाया जाता है, प्रयास किया जाता है और मुख्यतः वो अक्सर मान भी जाते हैं। ठीक है, रवि जी आप लाइन पे हैं, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है रवि जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा मलिक साहब, हम जब खापों की भूमिका की बात कर रहे हैं या इस तस्वीर को बदलने की कोशिश की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से खाप और ज्यादा सशक्त हुआ है सियासी तौर पर भी, तो खापों को एक बात ये भी एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए कि इस पर कम से कम पॉलिटिक्स ना करें, इस पर पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत मुद्दा बन जाता है चुनाव के दिनों में। देखिए साहब, राजनीति करने वाले तो मुद्दा चाहिए, कोई भी मुद्दा हो उन्होंने अपना काम करना है, राजनीतिक ने अपना काम करना, सामाजिक आदमी ने अपना काम करना। ये तो हर क्षेत्र में हर लोगों के काम बटे हुए हैं। ये हमारे ये वो उनके दो कोई एमएलए बन जाता है, कोई सांसद मंत्री बन जाता है और हम जो है निष्पक्ष, बगैर वो तो तनख्वाह लेते और लेते, हम तो बगैर अपने घर से सारा खर्चा वहन करके लोगों को बीच जाके भाईचारा बनाने में कायम करते हैं। अगर इस पे कोई राजनीति करता है, राजनेताओं को तो काम है जी राजनीति करना, उनको हम कैसे रोक सकते हैं, लेकिन उनका इतना जरूर कर सकते हैं कि कोई हमारे समाज में बिखराव की स्थिति पैदा करता है तो भाईचारा मिलके उसको जो है अगले चुनाव में अगर लड़ता है, चुनाव लड़ता है, हराने का काम कर देते हैं। हम तो इतना ही तो कर सकते हैं। ये बड़ा काम है भाई। चलिए डॉक्टर साहब, अधिकारी हैं जो इसको रोकने के लिए नियुक्त किए गए हैं, प्रशासन है जिसका काम है कि वो इस तरह की कुरीतियों को रोके, आपको लगता है कि वो एक्टिव है इतना कि वो समाज में ऐसी चीजों को रोकने में कामयाब हो पा रहा है? हाँ, वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। जब भी उनको सूचना मिलती है, हमारे समाज की तरफ से भी हम प्रयास करते हैं, इस तरह की सूचना हमारे सामने आती है तो हम प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और वो उस पर अपना काम करता है प्रशासन। तो एक आखिरी कमेंट आप दोनों से चाहूंगा। पहले मलिक साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है कैसे बदलेगी, अब क्या करना होगा समाज को भी आगे आकर और प्रशासन को भी आगे आकर? देखो जी, समाज ने, प्रशासन और सरकार ने सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की।
बेरोजगारी खत्म होगी, शिक्षित समाज होगा, दान दहेज लेना देना बंद होगा, और जो है जैसे घर में लड़कियां, इन लड़कियों की सुरक्षा की सरकार गारंटी लेगी, तो इस तरह की जो समस्या अपने आप ही निदान हो जाएगा। अगर बेरोजगारी हटी तो सारी समस्याएं हट जाएंगी। बेरोजगारी और लड़कियों की सुरक्षा की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। डॉक्टर साहब, यही सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बाल विवाह बढ़ रहा है? हाँ, मैंने पहले भी बताया था इसका उत्तर है कि सबसे पहले तो ये अशिक्षा का कारण था पहले, अब उसमें काफी बदलाव आ चुका है, और जहां तक गरीबी की बात है वो भी मुख्य कारण है। गरीबी और अशिक्षा बहुत मुख्य कारण है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। लेकिन परिस्थितियां बदलेंगी तब जब आप समझेंगे, परिस्थितियां बदलेगी तब जब हम और आप मिलकर इस बारे में सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक कदम भी उठाएंगे, क्योंकि बिना आपकी और हमारी सोच के बदले हुए, बिना हमारी और आपकी समझ के बदले हुए परिस्थितियां नहीं बदल सकती हैं। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।